ओल्ड डीजल बुलेट रिस्टोरेशन। दादी माँ घर के आंगन में बैठकर दादाजी के बुलेट को देखकर कुछ सोच रही थी कि तभी वहां उनका बेटा बिरजू आता है और वो कहता है, अरे फिर से शुरू हो गया माँ तुम्हारा। आज फिर से पिताजी की याद आ रही है क्या? अरे तुम जैसा नालायक बेटा हो तो मुझे तो इनकी याद आएगी ही ना। कब से कह रही हूँ कि पिताजी के जैसे बन, इस डीजल बुलेट का रिस्टोरेशन कर, पर नहीं, तुम तो मेरी इच्छा पूरी ही नहीं कर रहे हो। माँ, मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं पुलिस नहीं बनूंगा। मुझे तो मेरी खेती बाड़ी में ही ज्यादा इंटरेस्ट है। इस तरह माँ बेटे दोनों भी झगड़ते रहते हैं। दरअसल दादाजी एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। वो अपने जमाने में वर्दी पहनकर बड़ी ही शान से बुलेट से पुलिस स्टेशन जाया करते थे। दादी पिताजी को भी पुलिस बनाना चाहती थी, पर यह ना हो सका। इसलिए हमेशा दादी पिताजी से इस बात के लिए झगड़ती रहती थी और रोहन हमेशा उनके झगड़े को रोकता था। अरे अरे पिताजी, दादी माँ, आप दोनों फिर से झगड़ने लगे। पता नहीं आपका ये झगड़ा कब बंद होगा। मेरी प्यारी दादी, छोड़ दो अब बीती बातें। फिर बेटा, तुम तो मेरी बात सुनो। जो तुम्हारे पिताजी नहीं कर सके, तुम ही मेरी इच्छा पूरी कर दो। अरे माँ, अभी उसकी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है। उसे इस बातों में क्यों लगा रही हो? और उसे क्या करना है ये उसकी मर्जी है। अब तो तू हम दोनों दादी और पोते के बीच में मत आ। जाके तू अपना काम कर। आज से मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाली। दादी नाराज होकर वहां से चली जाती है। रोहन 12वीं पास कर लेता है। वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाता है। शहर जाते वक्त वो दादी का दुखी चेहरा देखता है और कहता है, अरे दादी, देखना एक दिन तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। इसलिए मुझे ऐसे दुखी होकर विदा मत करो। चलो अब हंसकर दिखाओ। इस तरह रोहन दादी का आशीर्वाद लेता है और आगे की पढ़ाई के लिए शहर निकल जाता है। गांव में दोनों माँ बेटे रह जाते हैं और रोजाना हमेशा प्यार वाले झगड़े चलते ही रहते हैं और दादी हमेशा दादाजी की बुलेट को देखकर उन्हें याद करती रहती है। उधर शहर में रोहन सोचता है, दादी को पता भी नहीं कि मैं किसकी पढ़ाई करने आया हूँ। मुझे ऐसे पुलिस की वर्दी में देखेगी तो उन्हें बहुत ही खुशी मिलेगी। रोहन शहर में पुलिस की ट्रेनिंग लेता है। घर में किसी को कुछ पता ही नहीं रहता। ऐसे में एक दिन शहर से रोहन घर वापस आता है और चुपके से दादाजी की बुलेट वो ले जाता है। घर में बिरजू और दादी को लगता है कि किसी ने बुलेट चुरा ली है और दादी कहती है, मेरे पति की आखिरी निशानी पता नहीं किसने चुरा ली। अरे ओ बिरजू, ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे माँ, तुम हर बात के लिए मुझे ही क्यों जिम्मेदार ठहराती हो? जाने दो बुलेट को। वैसे भी वो पुरानी हो चुकी थी, किसी काम की नहीं थी वो। अरे कैसी बात कर रहा है रे तू? तुझे तो अपने माँ बाबा की जरा सी भी कदर नहीं है। काश अभी मेरा पोता यहाँ होता तो वो डीजल बुलेट ढूंढ लाता। बिरजू बुलेट के लिए कुछ नहीं करता है। दादी बुलेट के लिए रोती ही रहती है। उधर रोहन बुलेट को शहर ले जाता है और वहां पर एक गराज में ले जाकर उसका रिस्टोरेशन करवाता है। कुछ ही दिनों में डीजल बुलेट का रिस्टोरेशन पूरी तरह से हो जाता है। दादाजी की डीजल बुलेट एकदम नए जैसे चमकने लगती है। रोहन की भी पुलिस की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और वो पुलिस की वर्दी में दादी से मिलने डीजल बुलेट से गाँव आता है। डीजल बुलेट की आवाज सुनते ही दादी चौकन्नी हो जाती है और घर के बाहर आकर देखती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये कौन है जो डीजल बुलेट से आ रहा है? दिखने में तो ये बिल्कुल इनके जैसे दिख रहा है। दादी रोहन को पहचान नहीं पाती और तभी रोहन उसके पास आकर कहता है, क्यों दादी, दिख रहा हूँ ना दादाजी के जैसा। रोहन, रोहन, क्या ये तुम हो? और ये डीजल बुलेट, ये सच है या सपना? दादी रोहन को और डीजल बुलेट को छूकर देखती है। उसे बहुत ही खुशी मिलती है। उसके पिताजी भी वहां आते हैं और वो कहते हैं, अच्छा, तो वो चोर तू था जो डीजल बुलेट चुरा ले गया था। पर बेटा, ठीक ही किया तुमने। जो मैं नहीं कर सका वो तुमने तो आखिर कर दिखाया। उस दिन के बाद से रोहन डीजल बुलेट से ही ड्यूटी पर जाता और कभी कभी दादी को भी उसी डीजल बुलेट से गांव के चक्कर लगवाता। विजय चिकन समोसे का ठेला लगाता था। उसके हाथ के चिकन समोसा बहुत ही स्वादिष्ट होने के कारण हमेशा ही उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। एक दिन विजय के ठेले पर गोपाल नाम के एक लालची आदमी की नजर जाती है और वो सोचता है,
विजय बहुत ही पैसे कमा रहा है। मैं भी अपना चिकन समोसे का ठेला लगाऊंगा यहाँ पर। आखिर मेरा भी तो अधिकार है पैसे कमाने पर। गोपाल दूसरे दिन से ही विजय के ठेले के सामने अपने चिकन समोसे का ठेला लगाता है। पर लोग थे जो ज्यादा से ज्यादा विजय के पास ही जाते थे। इस वजह से गोपाल ने जो सोचा था उसका उल्टा ही हो जाता है। इस बात से गोपाल के मन में विजय के प्रति ईर्ष्या जाग जाती है और वो कैसे भी करके विजय का ठेला बंद करवाना चाहता था। मुझे कोई तो रास्ता खोजना होगा जिससे विजय खुद होकर अपना ये चिकन समोसे का ठेला बंद कर दे। अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो इससे मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। गोपाल दिन रात सोचकर एक प्लान बनाता है। फिर एक रात का समय आता है। विजय ठेला बंद करके अपने घर जा रहा था कि तभी उसके सामने एक जायंट चिकन आ जाता है। उस जायंट चिकन को देखकर विजय डर के मारे कांपने लगता है। तब जायंट चिकन से आवाज आती है, मेरी जात वालों को मारकर तुम पैसे कमा रहे हो। तुम्हें तो जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब तू अपना ठेला बंद कर दे या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा कहकर वो जायंट चिकन विजय पर हमला कर देता है। तब विजय डर के मारे वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। गोपाल तो उसकी ये हालत देखकर खुशी से हंसने लगता है। वो उस जायंट चिकन के अंदर बैठकर वहां से आवाज निकाल रहा था। तब वो कहता है, अब तो ये बेवकूफ विजय अपना ठेला बंद करके ही रहेगा। देखो कैसे डर के मारे भाग गया। वाह वाह गोपाल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तेरा तो प्लान काम कर गया। उस जायंट चिकन को गोपाल ने ही बनवाया था। वो कोई असली जायंट चिकन नहीं था, पर विजय को पता ना होने की वजह से वो डर जाता है। लेकिन दूसरे दिन रात को जो हुआ वो बुरा सपना समझकर विजय भूल जाता है। दूसरे दिन वो काम पर आ जाता है। उसका चिकन समोसे का काम उस दिन अच्छे से चलता है। तब गोपाल को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तब वो सोचता है, तू एक बार से मानेगा नहीं ना। ठीक है, आज रात फिर से जायंट चिकन तुम्हें डराने आएगा। उस रात भी विजय के साथ वही सब होता है। जायंट चिकन फिर से विजय के सामने आकर उस पर हमला बोल देता है और उसके पीछे पड़ जाता है। तब तो विजय अपना ठेला बंद करने का ठान ही लेता है। दूसरे दिन वो चिकन समोसे का ठेला बंद करने के बारे में अपनी बीवी रीना को बताता है। तब उसकी बीवी कहती है, क्या कहा? आप चिकन समोसे का ठेला बंद करोगे? अरे पर क्यों? वैसे मैं देख रही हूँ तुम आजकल कुछ डरे हुए रहते हो। क्या बात है? उस गोपाल ने तो धमकाया नहीं तुम्हें? सच सच बताओ, क्या बात है? तब विजय जायंट चिकन की बात उसे बताता है। ये सुनकर रीना कहती है, अच्छा तो ये बात है। ठीक है, आज मैं उस जायंट चिकन से मिलकर उसके पीछे का असली गुनहगार ढूंढ कर ही रहूंगी। चलो आज मैं तुम्हारे साथ काम पर आती हूँ। देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे मेरा ठेला चलाने से। रीना विजय को लेकर चिकन समोसे का ठेला फिर से शुरू करती है। हमेशा के जैसे विजय के ठेले पर चिकन समोसे के लिए भीड़ लगती है तो गोपाल के यहाँ मक्खियों की। तब गोपाल कहता है, अच्छा तो इस विजय ने अपनी पत्नी को भी अब काम पर लगा लिया है। आज इन दोनों पति पत्नियों को सबक सिखा के ही रहूंगा। उस रात रीना और विजय ठेला बंद करके वहां से जा रहे थे कि तभी वो जायंट चिकन फिर से उनके सामने आ जाता है। तब जायंट चिकन से आवाज आती है, तुम दोनों को कितना भी समझाओ लेकिन तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है। आज तो मैं तुम दोनों को मारकर ही दम लूंगा। हाथ तो लगाकर दिखाओ। हाथ ना तोड़कर रख दूं तो मेरा नाम भी रीना नहीं। रीना सब समझ जाती है कि ये कोई असली जायंट चिकन नहीं है, बल्कि इसके अंदर में कोई तो है जो बोल रहा है। तब रीना लकड़ी लेकर उस जायंट चिकन को ही मारने लगती है। विजय रीना का साथ देता है। अंदर बैठा गोपाल ये मार सहन नहीं कर पाता और जायंट चिकन लुढ़क कर जमीन पे गिर जाता है। तब उसके अंदर से जैसे तैसे गोपाल बाहर निकल आता है। रीना और विजय गोपाल को पकड़ लेते हैं। तब रीना कहती है, मुझे तो तुम पर ही शक था। तभी तो सोचूं कि ये जायंट चिकन बस विजय को ही क्यों डरा रहा है, तुम्हें क्यों नहीं। रीना गोपाल को पुलिस के हवाले कर देती है। तब दोनों रीना और विजय मिलकर अपना चिकन समोसे का ठेला चलाते ही रहते हैं।